अपडेटेड सिलेबस है। ये अपडेटेड सिलेबस हमारे बच्चों के लिए जो अगले साल जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, केमिकल बॉन्डिंग एज ए सिलेबस अपन देखें तो इसके 1 2 3 4 5 6 मेजर कंपोनेंट्स अपने को देखने को मिलता है। तो दो साइंटिस्ट है यहाँ पे, कॉसेल है और एक लुइस है। इनका कंट्रीब्यूशन केमिकल बॉन्डिंग में क्या रहा है? तो प्यारे बच्चों लोग, एक चीज तो आप सभी स्टूडेंट लोग ये सब जान लो कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। केमिकल बॉन्डिंग इज इन इटसेल्फ इज अ नेचुरल वे टू अटेन स्टेबिलिटी। नेचर का एक तरीका है जिससे स्टेबिलिटी को अचीव किया जाता है। और जब भी अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं प्यारे बच्चों लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी कैसे रिलेटेड है, ये केमिकल बॉन्डिंग सीरीज 2 में मैं आपको बताऊंगा। कॉसेल में मतलब अपन बातें किसकी कर रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे लुइस में बातें किसकी हो रही है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो एक जगह इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा रहा है, एक जगह इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा रहा है। पूरा फोकस कहां पे होता है? ऑक्टेट रूल पे। ऑक्टेट रूल मतलब क्या हुआ वो भी मैंने आपको बताया। ये दोनों साइंटिस्ट अर्ली 1900s के थे। अर्ली 1900s में जितने भी नोबेल गैस थे, उन नोबेल गैस को ऑब्जर्व किया गया। दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व किया और क्या वो कंक्लूजन पे आए कि ये जो नोबेल गैस होते हैं आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, खुद भी रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिएक्ट करते? क्यों? क्योंकि उनके वैलेंस शेल में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? मुझे पूरा विश्वास होगा कि आपकी पढ़ाई पूरे जोश और एनर्जी के साथ चल रही होगी। तो मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए, और इस चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग। ये जो सीरीज है ये हमारे नीट और जेईई मेंस वाले बच्चे जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, हमारा जो अपडेटेड सिलेबस जो आया है उस सिलेबस के हिसाब से ये केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज में लेके आ रहा हूं। और आज इस सीरीज में ये पहला पार्ट होगा हमारा, जहां अपन नए और अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से हर एक टॉपिक को, हर एक सब टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, ताकि आप बच्चे लोग को ये सारा टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है प्यारे बच्चों लोग, तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर का मैं सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंस अगर बताऊं तो नीट एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जेईई मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलता है, और जेईई एडवांस में भी अपने को इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी जोश के साथ और इसी एनर्जी के साथ अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले ये जो हमारा जो अपडेटेड सिलेबस है, ये अपडेटेड सिलेबस हमारे बच्चों के लिए जो अगले साल जो नीट का एग्जाम देने वाले हैं 2024 में, केमिकल बॉन्डिंग एज ए सिलेबस अपन देखें तो इसके 1 2 3 4 5 6 मेजर कंपोनेंट्स अपने को देखने को मिलता है। और आज के इस सेशन में अपन कौन सा कंपोनेंट कवर करेंगे प्यारे बच्चों? फर्स्ट वाला। तो सिलेबस देखें तो सबसे पहले अपने पास क्या आ रहा है? कॉसेल लुइस अप्रोच आ रहा है। दूसरी में सेकंड में अपने पास क्या आ रहा है? सेकंड में अगर अपन देखें तो क्या है? सबसे पहले क्या है? कॉसेल लुइस अप्रोच। तो आज के लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? कॉसेल लुइस अप्रोच। सेकंड आप देखिए तो सेकंड सिलेबस का कंपोनेंट क्या है? आयनिक बॉन्डिंग के बारे में। थर्ड अगर आप देखेंगे तो किसके बारे में है? कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में है। फोर्थ अगर आप देखेंगे तो अपने को क्या पढ़ना है? क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच के बारे में पढ़ना है। फिफ्थ की बात करें तो अपने को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। सिक्स की बात करें तो एलिमेंट्री आइडिया अपने को मेटालिक बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड का लेना है। तो आज हम लोग आज के सीरीज में अपन पहला पार्ट ऑफ द सिलेबस पे फोकस करेंगे, और पहला पार्ट हमारे लिए क्या है? कॉसेल लुइस अप्रोच। और उसी के साथ अपने को क्या देखना है? कंसेप्ट ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, तो सिलेबस आई सपोज सभी को क्लियर हो गया होगा कि नीट 2024 और जेईई मेंस 2024 का अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ये पूरा बाइफर्केशन मैं किया हूं। और यहां पे आज अपन पढ़ेंगे सबसे पहला सब टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग 1 के अंदर कॉसेल लुइस अप्रोच एंड कंसेप्ट ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए तो 1A पूरे सिलेबस को मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे ब्रेक कर रखा है। तो 1A में अपना सिलेबस कंपोनेंट क्या है? कॉसेल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। यहां पे अगर आप देखेंगे तो वी हैव टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस टू बोथ साइंटिस्ट। ओके, तो दो साइंटिस्ट है यहाँ पे, कॉसेल है और एक लुइस है। इनका कंट्रीब्यूशन केमिकल बॉन्डिंग में क्या रहा है?
तो प्यारे बच्चों लोग, एक चीज तो आप सभी स्टूडेंट लोग ये सब जान लो कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है। केमिकल बॉन्डिंग इज इन इटसेल्फ इज अ नेचुरल वे टू अटेन स्टेबिलिटी। नेचर का एक तरीका है जिससे स्टेबिलिटी को अचीव किया जाता है। और जब भी अपन स्टेबिलिटी की बात करते हैं प्यारे बच्चों लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी कैसे रिलेटेड है, ये केमिकल बॉन्डिंग सीरीज 2 में मैं आपको बताऊंगा। यहां पे अपने को यह पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्डिंग की बातें जब भी अपन कर रहे हैं तो दैट इज नेचर्स वे जिससे कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयनिक स्पीसीज या फ्री रेडिकल अपने स्टेबिलिटी को अटेन करता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है? क्योंकि उससे उसके पास फ्री एनर्जी आ जाता है। क्लियर है बच्चों? तो अपने को सबसे पहले किन दो साइंटिस्ट का अप्रोच समझना है, एक है कॉसेल और दूसरा है लुईस। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसको, मैंने कॉसेल और लुईस दो साइंटिस्ट है। कॉसेल, यहां पे आप फ्लैग देख सकते हैं, अगर आप देखें तो ये कहां का फ्लैग है? अमेरिका, और ये आप जर्मनी का बोल सकते हैं। हालांकि उस समय जब ये थ्योरी दिया गया था तो उस समय अपन बोल सकते हैं कि जर्मनी तो वहां पे था नहीं। खैर, तो जर्मनी से कौन था? अगर आप कॉसेल लुईस में देखेंगे तो कॉसेल जो साइंटिस्ट था, कॉसेल वो साइंटिस्ट हमारे पास कहां से आया था? जर्मनी से। क्लियर है? ठीक है। और हमारे पास लुईस जो साइंटिस्ट था वो कहां का था? अमेरिका। तो दोनों साइंटिस्ट लोगों ने इंडिपेंडेंट रिसर्च किया, और इंडिपेंडेंट रिसर्च करके ये किस कंक्लूजन पे पहुंचे? ये जो जर्मनी वाला साइंटिस्ट था कॉसेल, इसने क्या बोला कि कुछ स्पीसीज होते हैं हमारे पास, उन स्पीसीज में क्या हो जाता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ओके, और यहां पे देखिए ये जो लुईस था, ये अमेरिका का था, इसने क्या बोला कि कुछ स्पीसीज में हमारे पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ओके, तो एक जगह हमारे पास क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और एक जगह हमारे पास क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो अपने पास क्या बन के आएगा? इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या, कौन सा चार्ज होगा बच्चों लोग? पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो कटायन। इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। नेगेटिव बोले तो अनायन। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन और का गेन और ट्रांसफर हो रहा है, इसके बारे में बातें किसने की थी? कॉसेल ने। क्लियर? ओके, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इसके बारे में बातें किसने की थी? लुईस ने। क्लियर? क्लियर है बच्चों को? ओके, तो देखिए लुईस ने एक्चुअली क्या बात किया था। लुईस ने क्या बोला? लुईस की बातें समझिएगा, दो पार्ट एकदम क्लियर रखेंगे। लुईस की बातें कहां पे हो रही हैं? जब अपन बात कर रहे हैं क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। और कॉसेल की बातें कब होगी? जब अपन बातें किसकी करेंगे? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। क्लियर है ये चीज? ओके, ठीक है। कॉसेल की बात कब होगा? लुईस का बात क्या होगा? क्लियर है आपको? कॉसेल में मतलब अपन बातें किसकी कर रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। क्लियर? और यहां पे लुईस में बातें किसकी हो रही है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो एक जगह इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जा रहा है, एक जगह इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जा रहा है। क्लियर? ठीक है, दोनों ने इंडिपेंडेंट रिसर्च किया था और उनका कंक्लूजन अप्रोक्सीमेटली सेम था। लुईस जो था, लुईस ने क्या बोला कि कोई भी एटम अपने पास होगा, सपोज कोई भी एक एटम ले लेते हैं, सपोज एक एटम ले लेते हैं अपन सोडियम। सोडियम अगर अपन एटम कोई लेते हैं तो सोडियम में होगा क्या? सोडियम का अगर आप देखेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। तो इसका कन्फिगरेशन लिखें तो कितना आएगा? 2, 8 और 1। क्लियर है चीज? सोडियम का अपन लिखें तो कितना आ रहा है? 2, 8 और 1। 2 और 8 को लुईस ने क्या बोला कि ये क्या है? कर्नल है। और ये क्या है अपने पास? बाहर का इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों लोग? ओके, ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होने वाला है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने वाला है। और लुईस ने इसके साथ एक और बात ये बोला कि ये जो कर्नल है, कर्नल कहां पे रहेगा? क्यूब के बीच में। तो अपने पास एक क्यूब बनाएंगे ऐसे। ओके, और इस क्यूब के बीच में क्या है? वो कर्नल रहने वाला है। तो क्यूब के बीच में सपोज अपन कर्नल ऐसे दिखा देते हैं, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये सारे साइड्स किसके हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पे कितना निकल के आया बच्चे लोग? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो लुईस ने क्या बोला कि जब भी अपन एटम को इमेजिन करेंगे तो कैसे इमेजिन करेंगे कि उसका जो कर्नल होगा कहां पे होगा? सेंटर पे होगा। सेंटर क्या होगा? जहां ये दोनों डायगोनल मीटअप करेंगे। दो डायगोनल कौन से? एक डायगोनल ऐसे बनाइए, एक डायगोनल ऐसे बनाइए। तो इस सेंटर पे क्या होगा? कर्नल होगा। एटम
एटम का न्यूक्लियस और एटम का अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, जिसको बाद में अपन ने कोर इलेक्ट्रॉन बोला, और बाहर वाला जो 8 वर्टाइसेस है उस पे कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चे ये लोग, ठीक है। कॉसेल की बातें किसके लिए हो रही है, जहां पे क्या हो रहा है, कटायन और अनायन बन रहा है। और लुईस की बातें किसके लिए हो रही है, जहां पे शेयरिंग हो रहा है, शेयरिंग इज केयरिंग। क्लियर ये चीज, ओके। दोनों में कंक्लूजन सेम था, कंक्लूजन सेम था मतलब एक जगह ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह शेयरिंग हो रहा है, तो इतना मेहनत किस लिए, इतना मेहनत किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए। दैट इज अ लॉ ऑफ नेचर। We want to attain stability and stability is inversely related to potential energy. क्लियर है बच्चे लोग, क्लियर ये बात, ओके। तो देखिए जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर होगा। तो फटाफट सम अप कर लेते हैं। देखो लुईस हो चाहे कॉसल हो, दोनों ने मेहनत किस चीज के लिए किया, बोथ द साइंटिस्ट इन द अर्ली यू कैन से 1910, ओके, एट द ऑनसेट ऑफ लेट्स से 20th सेंचुरी, ये दोनों साइंटिस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री, एक आप समझ लीजिए जर्मनी साइड, प्रेजेंट डे जर्मनी, और एक साइड अमेरिका। तो जर्मनी वाले कौशल ने क्या बोला कि जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंस। इलेक्ट्रोवैलेंस क्या होगा, क्लियर है बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंस मतलब क्या हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंस, ओके। और वहां से जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और क्या है, इससे पता क्या चला, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। इससे पता क्या चला कि आयंस बनते हैं, कैसे आयंस बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। अभी बताया कौन कौन से आयन बनेगा अपने पास, एक कटायन बनेगा, एक अनायन बनेगा। और यही जब कटायन और अनायन साथ में आ जाएगा तो अपने पास क्या आएगा, एक आयनिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड आने वाला। आयनिक कंपाउंड कैसे आता है, जब एक कटायन होगा एक अनायन होगा। कौशल किसके लिए हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या बनेगा, कटायन बनेगा और अनायन बनेगा। अब अपन आते हैं किसके, लुईस थ्योरी पे। लुईस थ्योरी क्या था, लुईस के बारे में मैंने आपको बताया था, ये कहाँ का था, लुईस वाज फ्रॉम अमेरिका। उसने क्या क्या बातें की, एटम क्या चीज से बना हुआ होगा, एटम के अंदर क्या होगा, कर्नल होगा, आउटर सेल होगा, बता दिया मैंने। अरेंजमेंट कैसा होगा बच्चों, क्यूब की तरह होगा, क्यूब का अरेंजमेंट भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि स्टेबल ऑक्टेट मिलेगा। उसने और बातें किसकी की, लुईस सिंबल की बातें की, लुईस सिंबल मिलेगा अपने को। और क्या बातें की, ग्रुप वैलेंस की। ग्रुप वैलेंस की मतलब क्या हो गया, एक जो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में होंगे उनका जो वैलेंस होगा वो सेम होगा। वैलेंस मतलब क्या हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन का आप बोल सकते हैं शेयरिंग हो रहा है। और इधर इलेक्ट्रोवैलेंस मतलब क्या हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है, यानी दिया जा रहा है या एक्सेप्ट किया जा रहा है। ओके, क्लियर है बच्चों लोग। चलिए तो अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी अपन ने देख लिया, दोनों टर्म भी देख लिया। दोनों के बारे में एक एनसीईआरटी की लाइन थी जो मैंने आपको बताया, वो क्या था कि दिस वाज द फर्स्ट एफर्ट। जो कौशल और लुईस अप्रोच था वो क्या था बच्चों, पहला एफर्ट था जिसमें इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। किस चीज के लिए दिया, केमिकल बॉन्डिंग के लिए। ओके, तो इस जब अप्रोच को पढ़ते तो अपन अपना पूरा फोकस कहां पे होता है, ऑक्टेट रूल पे। ऑक्टेट रूल मतलब क्या हुआ वो भी मैंने आपको बताया। ये दोनों साइंटिस्ट अर्ली 1900s के थे। अर्ली 1900s में जितने भी नोबेल गैस थे उन नोबेल गैस को ऑब्जर्व किया गया। दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व किया और क्या वो कंक्लूजन पे आए कि ये जो नोबेल गैस होते हैं आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, खुद भी रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिएक्ट करते, क्यों, क्योंकि उनके वैलेंस सेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितना होगा बेटा, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो ऑक्टेट रूल उन्होंने दे दिया। दोनों ने मिलके, लुईस ने किसके लिए बोला, इलेक्ट्रोवैलेंट के, सॉरी कोवेलेंट के लिए, और कौशल ने किसको बोला, इलेक्ट्रोवैलेंट के लिए। लुईस के लिए टर्म क्या आया, वैलेंस। कौशल के लिए टर्म क्या आया, इलेक्ट्रोवैलेंस। क्लियर है बच्चे लोग। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या होगा, ऑक्टेट रूल। कौशल लुईस अप्रोच में हमारे पास क्या है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल मतलब कहां पे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करेंगे तो वैलेंस सेल का जब इलेक्ट्रॉन होगा प्यारे बच्चों लोग, तो वहां पे क्या हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे आ सकता है, या तो ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर की बातें होंगी तो अपन बातें यहाँ पे किसकी करेंगे, कौशल की करेंगे। बातें यहाँ किसकी होगी, इलेक्ट्रो वैलेंस की होगी। क्लियर, ओके। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे शेयरिंग होगा तो शेयरिंग की बातें किसके लिए होगी, लुईस के लिए। यहाँ कंसेप्ट क्या चीज का आएगा, ग्रुप वैलेंस का। वैलेंस क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया जा रहा है।
इलेक्ट्रोवैलेंस क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट किया जाए। दोनों में बस नेचर ऑफ बॉन्ड्स का फर्क है। दोनों साइंटिस्ट ने कैसे ऑब्जर्व किया, इंडिपेंडेंटली देखा कि जितने भी नोबल गैस थे, कौन कौन से नोबल गैस थे, हीलियम था, नियॉन था, आर्गन था, क्रिप्टन, इन सबको देखा, ये रिएक्ट नहीं करते, तो इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है, ऑक्टेट ट्रूथ, दोनों का डिफरेंट बाइफर्केशन भी आई थिंक सारे बच्चों लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं बता रहा था, लुईस इंडिपेंडेंटली कौन से चीज पे काम कर रहा था अमेरिका में, किस चीज पे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वहां एक और साइंटिस्ट आया, दोनों ने मिलकर एक थियरी दे दिया, और ये थियरी किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए। दूसरे साइंटिस्ट, मतलब आप समझिए कि एक क्या था हमारे पास एक साइड में एक लुईस था, और एक और साइंटिस्ट था जो भी इस पे काम कर रहा था। पहले तो ये हमारे सिलेबस में था, पर अब सरफेस केमिस्ट्री आ गया है, तो ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है ये साइंटिस्ट। इस साइंटिस्ट के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, आगे जाके क्लास 12 का जो सबसे आखिरी चैप्टर हुआ करता था पुराने सिलेबस। ओके क्लियर। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर किसकी बातें की, दोनों ने बातें की, कहा किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, जो स्टार्टिंग में जो लुईस थ्योरी था, वहां पे सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्या था, वहां का क्यूबिकल अरेंज। अगर आपको याद हो बच्चे लोग, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था, कर्नल होता था बीच में, और अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पे आता था, कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे। कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पे अपने पास क्या आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण लुईस थ्योरी में एक प्रॉब्लम आ रहा था। क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा है, रुका हुआ अरेंजमेंट है। ठीक है, रुका हुआ अरेंजमेंट मतलब अपन क्या बोलेंगे, स्टेशनरी अरेंजमेंट। लुईस और लैंगबोर्ड ने मिलकर इस अजम्पशन को दूर किया। उन्होंने क्या बोला कि अब से ये जो इलेक्ट्रॉन जो क्यूबिकल अरेंजमेंट में स्टेशनरी माना गया था, अब ऐसा नहीं। लुईस ने बातें किसकी की थी, ग्रुप वैलेंस की। अब लैंगमुर इसके साथ आ गया, और यहां पे कंसेप्ट किसका आ गया, कोवैलेंस। ठीक है, और यहीं से टर्म हम अपने को क्या देखने को मिला, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड जो टर्म है किसने इंट्रोड्यूस किया था, लैंगमुर। कब इंट्रोड्यूस किया था, 1900। क्लियर। अगर बच्चे लोग आपको पता हो तो 1919 में इंडिया में एक ट्रेजेडी हुआ था, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। ठीक है, तो वो भी कब हुआ था, 1919 में। इसी समय अपने को क्या देखने को मिल गया था, लुईस और लैंगमुर दोनों का इंडिपेंडेंट रिसर्च चल रहा था। दोनों ने मिलकर किसके ऊपर फंडा दिया, कोवेलेंट बॉन्ड पे। लुईस जो बातें कर रहा था ग्रुप वैलेंस की, अब बातें किसकी होने लगी, कोवैलेंस की। पूरा का पूरा फोकस अब किस पे शिफ्ट हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड पे। क्लियर है बच्चों, ये लोग क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन सिलेबस में। नेक्स्ट देखिए क्या है, अपने को लुईस रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। तो लुईस रिप्रेजेंटेशन या लुईस के तरीके से किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, सिंपल मॉलिक्यूल्स। अगर आप सिलेबस देखें तो हमारे सिलेबस में क्या है, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। इसको अपन ने कहां डाला है, 1A में। तो इसमें क्या है, इसमें 2-3 बातें अपने को याद रखनी पड़ेगी कि लुईस के हिसाब से अगर अपने को ऑक्टेट अचीव करवाना है तो क्या प्रोसेस होगा। ओके ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है हमारे लिए कि लुईस जो स्ट्रक्चर होता है ये कंप्लीट अपने को बॉन्डिंग और बिहेवियर नहीं बता सकता। बॉन्डिंग और बिहेवियर कहने का मतलब क्या हो गया, बिहेवियर जैसे उसमें कितने बॉन्ड्स हैं, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा, ये सारी चीजें लुईस थ्योरी से तो नहीं पता चल सकती। देखिए डिमेरिट्स तो काफी हैं, पर वी आर फोकसिंग ऑन द डिमेरिट्स व्हिच आर एक्सप्लिसिटली एंड क्लियरली मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी। ओके ठीक है। दूसरी बात क्या है कि लुईस स्ट्रक्चर अपने को हेल्प करता है, क्या चीज हेल्प करता है, स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज को स्टडी करना। ये पहला थियरी था, दिस वाज अ पायनियर थियरी। इस चीज को आप समझिए, ठीक है। ये एक डायरेक्शन दे दिया कि आगे केमिकल बॉन्डिंग के फील्ड में जितना भी रिसर्च होगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, इट इज अ काइंड ऑफ इन प्रेजेंट डे सेंचुरी, मतलब प्रेजेंट डे में ये अग्रीड फैक्ट है, ये थियरी अपने उतना काम का नहीं है, लेकिन इट गिव्स अस अ डायरेक्शन कि इस डायरेक्शन में अगर अपन प्रॉपर्टीज और मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे बच्चों तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। तो अपने को देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो लिखने आना ही चाहिए। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए अपने पास जो बेसिक स्टेप्स है वो बेसिक स्टेप्स आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियरली मैंने लिख दिया है, आप इसको जब भी नोट्स, जब भी आप लेक्चर अटेंड करें तो लेक्चर अटेंड करते समय मेक श्योर
कि आप एक नोटबुक के साथ बैठे और एक पेन के साथ बैठे और नोट्स बनाते चले। ऐसा नहीं कि तुम गाने की तरह लेक्चर को सुन रहे हैं, कभी ऐसा नहीं। जितना भी वीडियो लेक्चर है, मेक श्योर दैट यू मेक नोट्स ऑन इट, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट। ओके, तो अपने को क्या लिखना था, लुईस थियरी के हिसाब से लुईस स्ट्रक्चर लिखना था। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, सबसे पहले हमारे पास स्टेप 1 आ रहा है। स्टेप 1 में अपन क्या काउंट करेंगे, काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको अपन काउंट कर लेंगे। और देखो बेटा, उसके बाद अपने क्या लिखा है, कटायन होगा, कटायन होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना निकाला उसमें से अपन सबट्रैक्ट कर देंगे। अनायन होगा तो जितना भी इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाला उसमें अपन ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख भी दिया है कि कटायन के केस में सबट्रैक्ट कर देंगे और अनायन के केस में ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, पहला स्टेप। तो पहला स्टेप एकदम प्यार से निकालेंगे, एकदम सावधानी से। एंड व्हाट विल बी आवर एजेंडा, आवर एजेंडा विल बी टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कटायन अनायन में थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। दूसरा स्टेप क्या है, 2 ही स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है, अपन एक स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखेंगे। स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब उसका ढांचा कैसा होगा, उसका स्कैफोल्डिंग कैसा होगा, एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होगा। अगर एक एटम से ज्यादा, किसको बीच में रखें, किसको बाजू में रखें, बीच में रखेंगे तो सेंट्रल एटम, बाजू वाला रखेंगे तो पेरिफेरियल एटम। क्लियर, तो पहला स्टेप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कटायन है तो घटा दिया, अनायन है तो जोड़ दिया। दूसरे स्टेप में एकदम सिंपल बात है, स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखा। स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे लिखा, जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको सेंटर में डाल दिया। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों की जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सेंटर में हो। क्लियर, लेकिन अभी इस थियरी के लिए अगर अपने को स्केलेटल स्ट्रक्चर, स्कैफोल्ड लिखना है, अगर ढांचा लिखना है, तो अपने को क्या मानना पड़ेगा कि जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको कहां पे रखेंगे, सेंटर में रखेंगे। दोनों स्टेप क्लियर है बच्चों। पहला स्टेप में क्या कर रहे हैं, वी आर काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेकंड स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में उसका ढांचा या स्कैफोल्डिंग या स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखना है। और स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखने के समय अपन क्या ध्यान देंगे कि जो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हमारा सेंट्रल है। क्लियर, और इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर हमारे मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है और दिए गए मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज अपन डिफॉल्ट कहां पे रख देंगे, ऑक्सीजन के। क्लियर, तो किसी का भी स्ट्रक्चर अगर अपने को लिखना है और उसमें आगे ऑक्सीजन और ऊपर में ओवरऑल क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज आंख बंद करके अपन किसको दे देंगे, ऑक्सीजन को, प्रोवाइडेड उस स्पीसीज में ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई और नहीं। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कहां पे चला जाएगा, उस। और ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन, पीरियोडिक टेबल, बस एक ही तो है, फ्लोरीन। क्लियर, तो इन ऑल द प्लेसेस जहां नेगेटिव चार्ज देखा उसको कहां पे बैठा देना बच्चों, ऑक्सीजन के ऊपर। स्केलेटल स्ट्रक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, ढांचा लिखना है, स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखना है, फिर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट इज हाउ वी राइट द Lewis dot structure of any covalent. Clear on this front? Okay. I suppose all the steps are clear. Okay. लेक्चर के बाद ये जो स्लाइड्स यूज कर रहे हो मैं नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसको स्टडी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, तो देखिए कुछ का अपना अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर सपोज अपने को यहाँ पे किसका लिखना है, CO। CO का नाम क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो प्यारे बच्चों, अपन सबसे पहला स्टेप 1 में क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो कैसे लिखते हैं, 2 और 4। ऑक्सीजन कितना होता है, 8। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, 2 और 6। ओके, क्लियर है ये चीज। तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए कितना आ गया, 4। ऑक्सीजन के लिए कितना आ गया, ये 4 और ये 6 प्लस 6, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर, तो पहला स्टेप तो अपना हो गया। तो पहला स्टेप में अपन ने क्या कर दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 4 + 6 10 आ गया। अब स्टेप 2 में अपने को क्या करना है, स्टेप 2 में अपन क्या करेंगे, इसको सिंपल सा अपन अरेंज कर देंगे। सिंपल सा अरेंज करेंगे मतलब इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखेंगे, कार्बन इधर, ऑक्सीजन इधर। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, कार्बन के पास कितने थे, 4। तो 1 2 3 4। ठीक है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। तो 1 2 3। ठीक है, टोटल अपने को जब भी यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो पूरा मिला के लिखेंगे। ओके,
अब देखो, अब क्या होगा, इसके बीच बॉन्ड बना दो, इसके बीच बॉन्ड बना दो, इसके बीच बॉन्ड बना दो। ऑक्सीजन के पास टोटल कितने थे? 6। 6 में से 3 यूज हो गया बॉन्ड में, तो अब कितने आ गए इसके पास? 1 2 3 4 5 6। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? क्लियर है चीज? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड हो। ऑक्सीजन का आप देखिए, तो ऑक्सीजन का आप देखो तो क्या ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखो यहाँ पे इस कार्बन का देखो, कार्बन के पास टोटल कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। कितना है? 1 2 3 4, और 4 में यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 दूनी 6, 6 1 7। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने आ रहे हैं? 7। तो अब इस प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व आउट करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए अपने को क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? फॉर्मल चार्ज की। क्लियर? ओके, तो अपन जब इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं? C, बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड O, 3 दूनी 6, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये चीज? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का अपने को स्ट्रक्चर क्लियर है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा था? अगर आप इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग ट्रीट करके बनाएंगे तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो अपने को क्या करना है? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है, 14 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लियर? ओके, पहला स्टेप क्या था? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना। सेकेंड स्टेप क्या था? स्केलेटल स्ट्रक्चर लिखना। स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। यहाँ पे देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या है? अपने पास है राइट द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्राइट आयन। तो सबसे पहले बच्चों आपको नाइट्राइट आयन का पता होना चाहिए। नाइट्राइट आयन क्या होता है? NO2 माइनस। क्लियर? ठीक है, नाइट्राइट आयन हमारे पास क्या आ रहा है? NO2 माइनस। तो सबसे पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या था? याद कीजिए, स्टेप 1 क्या था? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब निकाल रहे थे तो कटायन में जोड़ देते थे। कटायन में क्या था? ऐड कर, कटायन में सब्ट्रैक्ट करो और अनायन में ऐड करो। तो सबसे पहले स्टेप देखो, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का 5, कितना ऑक्सीजन है? 2, तो 6 × 2। ठीक है, -1 चार्ज मतलब 1 लिया तो +1, तो 5 6 2 12 +1, तो ये कितना हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ रहे हैं? इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अभी इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को अपने को अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले क्या कैसे अरेंज करेंगे? कौन सा स्ट्रक्चर है? NO2 माइनस। मैंने क्या बताया था कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को डाल दो बीच में N, इधर डाल दो O, इधर डाल दो O। और जब भी अपने को लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना हो माइनस चार्ज और हो ऑक्सीजन, तो दोनों केस मैच कर गया तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। क्लियर? ठीक है, अब नाइट्रोजन है, ऑक्टेट है, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या कर देंगे अपन? एक डबल बॉन्ड दे देंगे। इस नाइट्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में क्या कर देंगे? सिंगल बॉन्ड दे देंगे। जब भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो क्या होगा? अपने को हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। और उसको यूज कैसे करेंगे कि ऑक्टेट पूरा हो जाए? तो देखिए यहाँ पे अपन ने क्या किया? O और N के बीच में दे दिया डबल बॉन्ड और इधर दे दिया सिंगल बॉन्ड, और इसके ऊपर चार्ज किसके ऊपर दे दिया? ऑक्सीजन के ऊपर। क्लियर? टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 18। तो देखिए इस नाइट्रोजन के पास कैसे यूज हुआ? एक यहाँ, एक यहाँ, एक और एक 2, एक यहाँ 3, इसके साथ एक इस ऑक्सीजन का आएगा 4, एक इस ऑक्सीजन का 5, एक इस ऑक्सीजन का 6। तो अभी तक कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट अगर आप देखेंगे तो इस ऑक्सीजन के कितने पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। कितना से घट रहा है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने थे? 18 इलेक्ट्रॉन थे। तो इस ऑक्सीजन को अब देखो, इस ऑक्सीजन को आप ध्यान से देखोगे तो इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब बीच वाले अपन नाइट्रोजन पे आते हैं। ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इस नाइट्रोजन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो देखो 1 2 3 4 5 6। क्या हो रहा है यहाँ पे? 2 इलेक्ट्रॉन से आप बोल सकते हैं कि इसका ऑक्टेट मिसिंग हो रहा है।
ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अपन दे देते। ठीक है, और नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, काउंट करो 1 2 3 4 5। अब देखो इस नाइट्रोजन का क्या ऑक्टेट पूरा हुआ क्या, देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना बच गया, 12 में से 18, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन दे देते यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर, तो इसका जब फाइनल स्ट्रक्चर लिखें तो क्या हो जाएगा, N डबल बॉन्ड सॉरी O डबल बॉन्ड N और यहाँ पे O। क्लियर है नाइट्राइट आयन का स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे अपन सिंपल सी बात जाने कि अगर दिए गए आयंस में अगर फ्लोरीन नहीं है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे दे देना है, ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन के बारे में खास बात जानेंगे कि ऑक्सीजन का जब भी अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ऑक्सीजन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। नाइट्रोजन भी सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है ये चीज। ओके, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, नाइट्राइट आयन का स्ट्रक्चर लिखने देखा। क्लियर, ओके।